हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम MHD 9 कहानी स्वरूप और विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। वो ये है कि गाइज, अगर आपको MHD 9 का जो आपका गेस्ट पेपर है, ठीक है, MHD 9 का गेस्ट पेपर फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और MHD 9 के लिए जो आपका गेस्ट पेपर है स्पेशली फॉर दिसंबर 2025 एग्ज़ाम, आप उसे परचेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें आपको हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान की चर्चा करनी है। तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानी का शिखर पुरुष या कथा सम्राट कहा जाता है। उन्होंने कहानी विधा को नए जीवन और दिशा दी। प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियां ज्यादातर काल्पनिक होती थीं, तिलस्मी या जासूसी थी, लेकिन प्रेमचंद्र ने इसे आम आदमी, किसान और मजदूर के जीवन की ठोस जमीन पर खड़ा किया। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद्र जब कहानियां नहीं लिखते थे तो उससे पहले की जो हम कहानियां देखते हैं तो वो हमें काल्पनिक जैसी लगती हैं, लेकिन प्रेमचंद्र ने उसके अंदर यथार्थ को जोड़ा, यानी कि जिसमें कि वो आम आदमी, किसान और मजदूरों के जीवन के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी कहानियों में आदर्श उन्मुख यथार्थवाद देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जब हम पंच परमेश्वर या नमक का दरोगा जैसी कहानियों का उदाहरण लेते हैं तो इन कहानियों में आपको समाज के अंदर जो कठोरता है या समाज का एक दर्पण के रूप में ये काम करती हैं और समाज की कठोर सच्चाई को दिखाती हैं, लेकिन उनका अंत अक्सर कैसा होता है, नैतिक सुधार या आदर्श की ओर संकेत करता है। उन्होंने पहली बार हाशिए के समाज जैसे दलित, शोषित और महिलाओं की समस्याओं को कहानियों का केंद्र बनाया। ठाकुर का कुआं और सदगति जातिगत शोषण का जीवंत चित्रण है। तो समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव है उनका चित्रण भी आपको प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है। प्रेमचंद की कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहराई भी है। जब हम ईदगाह कहानी को पढ़ते हैं जिसमें बालक हामिद है और बूढ़ी काकी में जो वृद्धों की स्थिति है, उनके पात्रों के अंतर मन की सूक्ष्म समझ हमें वहां पे देखने के लिए मिलती है। उन्होंने कहानी को भारी भरकम संस्कृत निष्ठ भाषा से मुक्त कर साधारण हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा दी, जिससे यह जन जन तक पहुंची। और उनकी अंतिम कहानी कफन हिंदी साहित्य में पूर्ण यथार्थवाद का महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। उन्होंने गरीब और सामाजिक परिस्थितियों के कारण मानवीय संवेदनाओं के मर जाने को दिखाया, जिससे कहानी के पुराने ढांचों को चुनौती दी। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर हिंदी कथा साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहानी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज में सुधार और वैचारिक क्रांति का माध्यम बनाया। ठीक है, सो ये आपको प्रेमचंद के बारे में बताना है कि कैसे जो है प्रेमचंद का पूरा हिंदी कहानी के विकास में वो योगदान देते हैं। उनसे पहले कैसी कहानियां लिखी जाती थी और जब उन्होंने कहानियों को लिखना शुरू करा तो आपको क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिले। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। कहानी और उपन्यास विधाओं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, कहानी और उपन्यास दोनों ही साहित्य की रचना होती है और आप इन दोनों में डिफरेंस को जानेंगे। तो कहानी एक संक्षिप्त साहित्य रचना होती है, जबकि उपन्यास एक विस्तृत और जटिल साहित्यिक रचना है। कहानी में आपको एक छोटी सी कहानी होगी, किसी घटना या पात्र के अनुभव पे वो केंद्रित होगी, उसका कथानक आपको सीमित देखने के लिए मिलेगा। जबकि उपन्यास गाइस, उसमें आपको ज्यादा पात्र मिलेंगे, ज्यादा घटनाएं मिलेंगी और उसकी एक अलग से पृष्ठभूमि होगी। उपन्यास में आपको समाज, परिवेश, व्यक्ति की मानसिकता का विस्तृत चित्रण देखने के लिए मिलेगा। और वहीं जब हम कहानी की बात करते हैं तो क्योंकि कहानी का कथानक सीमित होता है और समय तथा स्थान की अपेक्षाकृत संकुचित सीमा होती है, कहानी का उद्देश्य अक्सर मनोरंजन, संदेश
या किसी भावनात्मक अनुभव को प्रस्तुत करना होता है। कहानी में पात्रों की संख्या भी कम होती है और घटनाएं भी सीधे साधे रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि जो आपका उपन्यास है वो एक लंबे समय और बड़े स्थान को पूरा कवर करता है। उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक यथार्थ को दिखाना होता है। मुख्य अंतरों को समझेंगे तो आयाम की बात करें तो कहानी छोटी और संक्षिप्त होती है, उपन्यास लंबा और विस्तृत होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में कई पात्र और उनकी जीवन यात्रा होती है। कथानक तो कहानी का कथानक सीमित होता है और उपन्यास में कई कथानक और उपकथाएं हो सकती हैं। कहानी किसी एक घटना या अनुभव पर केंद्रित होती है और उपन्यास जीवन, समाज, व्यक्ति की जटिलता। तो विषय अलग हैं, कथानक के हिसाब से, पात्रों के हिसाब से, आयामों के हिसाब से आप इसका अंतर पूरा बता देंगे। फिर चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें आप दक्षिण पूर्व एशिया की कहानियों का एक आपको सिंपल सा परिचय देना है कि दक्षिण पूर्व एशिया की कहानी इस क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रतिबिंबित करती हैं। दक्षिण एशिया में आपका वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस जैसे देश आते हैं। इन कहानियों की जड़ें प्राचीन लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में हैं, जिन पर भारतीय महाकाव्य और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर जो भी आपके देश आते हैं गाइज, वो आपके कौन कौन से देश हैं? एक हो जाएगा आपका वियतनाम, दूसरा हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, फिर इंडोनेशिया से ही आप याद कर लेंगे आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, आप सभी को पता है उसको बर्मा कहा जाता था पहले, म्यांमार, और आपका एक है फिलीपींस। तो ये सभी देश हैं और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म था ना, और भारत से एक तो हिंदू धर्म यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, और जब बौद्ध धर्म का जब प्रसार हुआ तो वो भी यहाँ पे फैला। तो हम देखते हैं कि इनकी कहानियों में हमारे धर्मों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जातक कथाओं के माध्यम से यहाँ नैतिकता और धर्म का प्रचार भी हुआ। 20वीं सदी में इस क्षेत्र की कहानियों में उपनिवेशवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अधिकांश देश यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे, इसलिए कहानियों में उपनिवेशवाद का विरोध भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्योंकि उस समय ज्यादातर जो देश थे गाइज वो क्या थे? अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करते थे, ठीक है, अंग्रेजों की कॉलोनी होते थे। इस वजह से आपको कहानियों में उपनिवेशवाद का विरोध देखने के लिए मिलेगा। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो जो पूरा टाइम पीरियड था, औपनिवेशिक काल आप उसे कहते हो, तो उपनिवेश थे हम उनके, तो हमें उसका विरोध देखने के लिए मिलता है। कहानियों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष देखने के लिए मिलता है और विदेशी संस्कृति के प्रति जो द्वंद्व है, ठीक है, कि क्या हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को अपनाना चाहिए, क्या वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो ये एक प्रकार का जो द्वंद्व है आपको वो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही सामाजिक यथार्थवाद पर जोर दिया गया, जैसे कि गरीबी, वर्ग संघर्ष और ग्रामीण जीवन की समस्याएं। दक्षिण पूर्व एशियाई कहानियों में सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक संघर्ष भी महत्वपूर्ण विषय हैं। वियतनाम के बाओनिन ने युद्ध की विभीषिका और मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत किया, जबकि इंडोनेशिया के प्रमोदिया अनंतोयर की कहानियां जेल की यादों और स्वतंत्रता की जिजीविषा पर आधारित हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हैं गाइज, ये उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको वियतनाम के बाओनिन और आपके इंडोनेशिया के प्रमोदिया अनंत और जो थाईलैंड की कहानियों में आपको बौद्ध दर्शन देखने के लिए मिलता है वो सारा आप बताएंगे। और शिल्प और भाषा के मामले में यहाँ के कहानीकारों ने यूरोपीय शैली जैसे कि आपका चेखव और मोम्पासा अपनाई, लेकिन उनकी संवेदनाएं और दृष्टिकोण पूरी तरह स्थानीय हैं। कहानियों में आपको स्थानीय मुहावरे, प्रतीक और जादुई यथार्थवाद का उपयोग देखने के लिए मिलता है। निष्कर्षतः दक्षिण पूर्व एशियाई कहानियां परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष को दर्शाती हैं और वैश्विक पाठक को इस क्षेत्र की जटिलताओं, संघर्षों और मानवीय जिजीविषा से भी परिचित कराती हैं। तो एक तरीके का जो एक शब्द है मैजिकल रियलिज्म, यानी कि रियलिटी भी दिखानी है, साथ में प्लस उसमें मैजिक भी जोड़ना है, तो जिसे हम कहते हैं जादुई यथार्थवाद। तो ये आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको 20वीं सदी की लैटिन अमेरिका की कहानी के विकास को रेखांकित करना है। तो 20वीं सदी में लैटिन अमेरिका कहानी ने विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया। इस दौरान यह साहित्य
औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त होकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा। प्रारंभ में जो कहानियां हैं आपको उसमें गाइज क्षेत्रीयतावाद यानी कि रीजनलिज्म देखने के लिए मिलता है और ये यथार्थवाद से भी प्रभावित थी। लेखक अपने देश की मिट्टी, जंगल, पहाड़ और वहां के किसानों व आदिवासियों के जीवन को प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका के बारे में गाइज हम पढ़ रहे हैं और लैटिन अमेरिका के अंदर आप क्या देखते हो कि विश्व साहित्य में उसका एक तो स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस दौरान यह साहित्य औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त होकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में भी सफल रहा। इनके साहित्य में आपको क्षेत्रीयतावाद और यथार्थवादी दोनों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो यहाँ के लेखक हैं दोस्तों वो अपने मिट्टी, जंगल, पहाड़ वगैरह के बारे में लिखते हैं। इस दौर के प्रमुख लेखक ओरासियो किरोगा थे, जिन्होंने लैटिन अमेरिका का एडगर एलन पो कहा जाता है और उनकी कहानियों में जंगल की क्रूरता और मृत्यु का प्रभावी चित्रण आपको देखने के लिए भी मिलता है। फिर चलेंगे आगे, तो बीच के दौर में लैटिन अमेरिकी कहानी में जादुई यथार्थवाद का उदय हुआ। इसमें वास्तविक दुनिया के साथ अलौकिक या जादुई तत्व इस तरह जुड़े कि वे सामान्य लगते हैं। इस शैली को लोकप्रिय बनाने में गैब्रियल गार्सिया मार्केस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपको ये जो जादुई यथार्थवाद मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था वो आपको लैटिन अमेरिका की कहानियों में भी देखने के लिए मिलता है। 1960 और 70 के दशक में द बूम काल आया, जब लैटिन अमेरिकी साहित्य वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। इस समय की कहानियां जटिल और प्रयोगात्मक थीं। लेखक जैसे कि होहे लुइस बोर्हेस ने फैंटेसी और दर्शन को कहानी में जोड़ा, जबकि जूलियो कोर्टजार ने कहानी के शिल्प में नए प्रयोग किए। तो ये जो भी दोस्तों यहाँ पे आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हो इन एग्जाम्पल्स को, और एक बार आप रिवाइज कर लेना ताकि आप दोबारा से आपको मतलब एग्जाम में हेल्प होगी, आपको वहां पे इतनी जल्दी याद नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को नोट डाउन करो, और अगर आप में मतलब नोट डाउन नहीं कर सकते हो तो आप गैस पेपर ले लो, उसका प्रिंट निकाल लेना और पढ़ लेना, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो इस दौर की कहानियों में आपको राजनीतिक चेतना और प्रतिरोध भी दिखाई देता है। लैटिन अमेरिका के इतिहास में तानाशाही, गृह युद्ध, मानव अधिकारों का उल्लंघन होने के कारण लेखक अपनी कहानियों के माध्यम से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं विविधता, अस्तित्ववाद और अति यथार्थवाद, जिसे हम कहते हैं सररियलिज्म, मतलब कुछ ज्यादा ही रियलिटी को दिखा देना। तो 20वीं सदी की लैटिन अमेरिकी कहानी ने साबित किया कि कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि जटिल कलात्मक अनुभव है। बोर्हेस, मार्केस, कोर्टजार जैसे लेखक इस क्षेत्र के साहित्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में भी सफल रहे। देन हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें टिप्पणियां करनी है। सबसे पहले आप दलित कहानी पर टिप्पणी करेंगे। दलित कहानी में क्या आता है, तो दलित कहानी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उभरती हुई एक सामाजिक चेतना की विधा है। यह कहानी मुख्यतः दलित और शोषित वर्ग के जीवन, संघर्ष और पीड़ा को उजागर करती है। इनमें जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और जीवन की कठिनाइयों को सीधे और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। दलित कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और समानता का संदेश देना भी है। इसके प्रमुख लेखक हैं बिशन सिंह, दलित कथाकार जैसे लीलाधर नागर, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो ये सारा आपको दलित कहानी के बारे में बताना है। फिर पंचतंत्र आपको पता होगा, तो पंचतंत्र में भारत की प्राचीन और कथा साहित्य की अनमोल धरोहर आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको मुख्यतः दोस्तों जानवरों की जो कहानियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, और जानवर की कहानियों के द्वारा आपको नैतिक शिक्षा और जीवन की सीख मिलती है। पंचतंत्र की कहानियां सरल, रोचक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली होती हैं। इनमें मानव स्वभाव, चालाकी, मित्रता, धर्म और न्याय जैसे मूल्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसकी भाषा और शैली सरल होने के कारण यह बालकों और बड़ों दोनों के लिए लोकप्रिय है। कहानी जो आपकी एक साहित्यिक रचना है जो किसी घटना, अनुभव या कल्पना पर आधारित होती है। तो कहानी और आत्मकथा में आप बताएंगे अंतर। तो कहानी गाइज आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि ये किसी घटना, अनुभव या कल्पना पर आधारित होती है और इसमें कथानक और पात्र प्रमुख होते हैं और ये आमतौर पर संक्षिप्त है और इसका उद्देश्य है आपको मनोरंजन देना, शिक्षा देना या कोई भावनात्मक अनुभव प्रदान करना। काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। वहीं जो आत्मकथा होती है वो लेखक या व्यक्तिगत जीवन, मतलब कि जब आप अपने खुद के जीवन को लिखते हो, ठीक है, जीवन पे आपका स्वयं का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
यह पूरी तरह सच्चाई पर आधारित होती है और इसमें लेखक के अनुभव, उसकी भावनाएं और जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं। आत्मकथा मुख्यतः जीवन परिचय और अनुभूति पर केंद्रित होती है। तो मुख्य अंतर की बात करें तो ये सत्यता, तो कहानी कल्पना या वास्तविकता पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में हमेशा आपको वास्तविकता ही देखने के लिए मिलेगी। कहानी में कथानक और पात्र मुख्य हैं और आत्मकथा में लेखक का जीवन और उसका अनुभव। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षा है और आत्मकथा का उद्देश्य है जीवन का अनुभव साझा करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप स्त्रीवादी कहानी की बात करेंगे। तो स्त्रीवादी कहानी वह साहित्यिक विधा है जो महिलाओं के अनुभव, उनकी समस्याएं और समाज में उनकी स्थिति को प्रमुखता से प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, मतलब स्त्रियों का जो भी समाज में अनुभव रहा, स्त्रियों ने जो भी समस्याएं झेली, समाज में उनकी क्या स्थिति है, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें न केवल महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां दिखाई जाती हैं, बल्कि उनके अंदरूनी भाव, मानसिक संघर्ष और स्वतंत्रता की आकांक्षा को भी उजागर किया जाता है। इस प्रकार की कहानियां समाज में लिंग भेद और असमानता को सामने लाती हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी समानता का संदेश देती हैं। प्रमुख स्त्रीवादी कहानीकारों में कृष्ण सोबती, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग शामिल हैं। विशेषताओं की बात करें तो इनमें महिलाओं की आंतरिक दुनिया पर जोर दिया जाता है। समाज और संस्कृति में महिलाओं के संघर्षों का चित्रण है। परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों पर इसका काम है प्रश्न उठाना और महिला पात्रों को सशक्त और स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करना भी इसका काम है। सो आई होप कि आपको MHD 9 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करूंगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, सो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी, जो भी आपके लिए अपडेट्स होंगे, वो आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इसके ही नोट्स को प्रिपेयर कीजिए।